तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये न्यू चैप्टर है, लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लैटिस वाइब्रेशन देखेंगे एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और उसमें सबसे पहले टॉपिक हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो लैटिस वाइब्रेशन में क्या होता है, किसी सॉलिड में क्या होता है कि लैटिस बने होते एटम की, उनके वाइब्रेशन के बारे में और उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती है वो हम देखेंगे। और तो इसमें सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे, क्योंकि इसके आगे के टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी होती क्या है। The heat required to rise the temperature by 1 degree of 1 gram molecules is known as a specific heat capacity. It is denoted by C. यानी ये होता क्या स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ये कुछ नहीं, बस ये क्या है, केवल और केवल हीट रिक्वायर्ड जो करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैं कहूं, कोई 1 ग्राम मोल कोई ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है 1 ग्राम मोल, अगर इसका टेम्परेचर मुझे क्या करना है, 1 डिग्री क्या करना है, इंक्रीज करना है। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। यही हीट क्या कहलाएगी, हम हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। देखो दो चीजें होते बच्चों, एक चीज जान लो, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता है, और एक क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यही देख लो, अभी लिखना नहीं, लिखने वाली चीज मैं लिखूंगा, ठीक है ना। और एक हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी होती है, यहीं पे अंतर समझ लो। अगर स्पेसिफिक हीट मुझे निकालनी होगी तो उसके लिए एक क्या है कि स्पेसिफिक बात है क्या, केवल 1 ग्राम सब्सटेंस ही होना चाहिए, और हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम के अलावा 5 ग्राम होना चाहिए या 5 kg होना चाहिए। इनका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती होगी उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम की 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम हीट कैपेसिटी कहेंगे, ठीक बच्चों, क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करने पर, इंक्रीज करने पर जो हीट हमने गिवन किया उसी को हम क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल में कहूं, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 28 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस सब्सटेंस का क्या कहते हैं कि इस सब्सटेंस का 29 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगी। ये जो हीट होगी वही सी होगी कब, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 29 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। तो 1 मिनट, इसे हम रफ कर देते हैं। अच्छा, अब बच्चों मैं ये यहां तो मैंने बता दिया। अगर मैं कहूं एक एग्जांपल मैं लूं, भी एग्जांपल अभी नोट ना करना आप लोग, बस ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। मैं अगर 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस लिया और 5 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, तो बताइए इन दोनों का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 5 किलोग्राम में या 1 किलोग्राम में। ऑब्वियसली 5 किलोग्राम में क्या करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और 1 किलोग्राम में को टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, कम टाइम लगेगा, जल्दी क्या करेगा, हीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जो हीट कैपेसिटी है इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी आप इससे ये पता चला कि
जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में, वो क्या होगा, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जिसकी ज्यादा होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या होगा, देर में क्या करेगा, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि ये हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगा, ये दिख रहा है कि मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अगर ये बात हो गई तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कॉपर की बात करूं, अगर सीयू की बात करूं, सीयू की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती, वो होती है 0.38 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसको और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसी को मैं लिखूं 376.812 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। तो जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड किस हर टाइप में वैल्यू होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। तो जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ये दो में मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन की जो होती है वो 0.46 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको किलोग्राम में देखूं तो कितना हो जाएगा, 460.548 जूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए इन दोनों में बेटा किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, कॉपर की कि आयरन की, बोलो। आयरन की ज्यादा है, दिख रहा है ना। आयरन के स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है कॉपर से। इसकी जो स्पेसिफिक हीट क्या है, वो क्या है, ज्यादा है, किससे, आयरन से ज्यादा है। इसका मतलब इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में ज्यादा टाइम लगेगा आयरन का, इसका मतलब यही हुआ। और मैं अगर एक एग्जांपल की और बात करूं तो एक H2O होता है हमारा, H2O क्या होता है बच्चों, H2O होता है। H2O का कितना होता है, 4.186 होता है जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये एट 20 डिग्री 25 डिग्री पर होता है। तो इतनी वैल्यू क्या है इसकी होती है। तो देख रहे हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का है, 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, इसको किस फॉर्मेट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डिवाइसेस में, आपने सुना होगा, इन द फॉर्म ऑफ कूलेंट, फॉर्म ऑफ कूलेंट, ठीक है ना। यानी किसी डिवाइस में क्या करते हैं, और डिवाइस को ठंडा करने के लिए ये वाटर का यूज किया जाता है। आपने कई डिवाइसों में देखा होगा, ठीक है ना, कि क्या करते हैं कि एक जगह से क्या करते हैं कि पानी सप्लाई कर देते हैं ताकि हीट हीट ना होने पाए, ठीक है ना, उसको मेंटेन बनाता रहे, ठंडा करता रहे कूलेंट। अब ये कूलेंट के फॉर्मेट में क्यों यूज करते हैं, अभी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई, ये इतना नोट कर लो, आगे चलो। तो अब देखना आप लोग, अगर मैं ऐसे ही एक एग्जांपल और लूं, अगर एक एग्जांपल और लूं, अनदर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि हमारे पास बालू है, सैंड, ये बालू क्या है, रेत है, बालू है, सैंड इसी को बोलते हैं, और हमने ले लिया H2O ले लिया, H2O मतलब क्या, पानी है, ठीक है ना। तो अब बताइए इन दोनों का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बालू में या पानी में, H2O में या सैंड में। तो H2O में लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें जो टाइम होगा इसमें क्या करेगा, ज्यादा लगेगा, और इसमें टाइम क्या होगा, कम लगेगा। यानी ये जल्दी से गर्म हो जाएगा बालू। अब पानी क्या होगा, देर में गर्म होगा। पानी को देर में गर्म होने का तात्पर्य क्या है वो देखें। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैं कहूं कि कोई क्या कहते कि अगर किसी कंटेनर में क्या है कि वो ये क्या है, वाटर है, वाटर क्या है,
वाटर को अगर क्या करते हैं हम हीट देते हैं, हीट देंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जितने भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेंगे, पहले वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद चूंकि ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तब क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तब ये क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपना क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है वाटर में, इसीलिए ये कूलेंट के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि जो बालू होता है बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बताएं कि ये क्या है कि H2O को किसी डिवाइस में कूलेंट के फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है, वो देखिए, कूलेंट के फॉर्मेट में क्यों यूज किया जाता है। ये सब लिखना नहीं, बस समझ लो, बस समझाने की बात कर रहे हैं। कूलेंट में क्यों यूज किया जाता है, तो हमने बताया कि अगर क्या करते हैं, वाटर को मैं क्या करता हूं, जब किसी डिवाइस में यूज करता हूं तो क्या करता है, इनका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब क्या करता है इंक्रीज करने के लिए, आपको पता है कि ये लैटिस जो वाइब्रेशन की वजह से एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इतना प्रोसेस होने तक क्या करते हैं, यहां से क्या करता है, एक वो जो बाहर का एयर आता है इसको नॉर्मल कर देता है। इस तरीके से क्या करता है, इसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन बना रहता है, मेंटेन बना रहता है। और क्या करता है, डिवाइस को ठंडा करने की कोशिश करता है, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। अच्छा, और मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं मैं, तो अब देखना, अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, ये देखते जाओ, बस लिखना नहीं, बस देखते रहो, ठीक है ना। लिखने वाला जो काम रहेगा मैं बता दूंगा लिखना, ठीक। तो देखिए, अनदर एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों यहां पर देखना, यहां पर क्या है, बालू है। यहां पर देखो, एक तरफ मैंने सैंड ले लिया, सैंड, ये हमने बालू एक तरफ ले लिया। एक तरफ मैंने क्या ले लिया, एक तरफ सी ले लिया। सी मतलब समझते हैं, समुद्र, ठीक है ना। आप लोग देखना, तो आपको पता है कि बालू क्या होता है, ये जो सैंड होता है, ये बालू क्या होता है, बहुत बहुत क्या है, बहुत जल्दी से गर्म होता है। यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में टाइम बहुत कम लगता है, यानी बहुत जल्दी से क्या होता है, हीट हो जाता है। ये हीट हो जाता है, और इसको हीट होने, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, समझ गए ना। तो जब ये क्या करेगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो बताइए इसके ऊपर का जो एयर होगा वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखो, सी के ऊपर क्या होगा, जो एयर होगा वो क्या होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि ये देर में गर्म होगा। जब ये हॉट हो जाएगा, बताइए जब ये हॉट हो जाएगा, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हॉट एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, ये कोल्ड एयर, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब ये हॉट हो जाएगा, इसकी डेंसिटी लेस हो जाएगी, ये क्या कर जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा ऊपर की ओर, स्केप आउट हो जाएगा ऊपर की ओर। जब स्केप आउट हो जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, यानी हॉट एयर नहीं रहेगा। तो आपको पता है कि जो एयर होता है वो क्या करेगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर आएगा। जब यहां से इधर आएगा, कोल्ड से इधर आएगा, तो होगा क्या पता है, यहां जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको क्या करेगा, ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। क्यों, कि हॉट एयर तो क्या स्केप आउट हुआ, यहाँ कोल्ड एयर इधर आया, तो क्या करेगा, ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि समुद्र के किनारे जाइए तो ठंडी ठंडी हवाएं इसीलिए लगती हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या क्या फील किया होगा, कभी कभी क्या कहते हैं कि आप जाएं तो क्या कहते हैं, आपको पता चलेगा। लेकिन यही चीज क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रात में होता है, ठीक बच्चों, यही जस्ट अपोजिट क्या होता है, रात में होता है। तो चलिए चलिए अब काम की बात करता हूं और आगे। तो अब देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 टाइप की होती है। जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट
हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, अब आप लिखते जाओ बच्चों, दो टाइप की होती है, आपको पता है, और ये पढ़े भी है, मैं इसकी डिफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखूंगा, याद रहे, ठीक है ना। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये क्यों क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद आ रहा होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सीपी, आप इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये दो टाइप का होता है, क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक सीपी होता है, एक क्या होता है, सीवी होता है, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में जानते हैं, ठीक। तो मैं यहीं पर बता देता हूं, इतनी बात हो गई, तो मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर दिया, दो हमने क्या कर लिया, बना दिया, इधर मैं सीवी की बात करूंगा, इधर किसकी बात करूंगा, सीवी की बात करूंगा। तो तुम लोगों ने यार पढ़ा होगा, तो क्या होगा, डिफिनीशन वही रहेगी जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दो, डिफिनीशन बन जाएगी, यानी द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस इतना जोड़ देना है बस, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आपने लिखा था, आपको याद होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, डी क्यू बाई डी टी आपने लिखा था ना, और यहाँ कांस्टेंट लगाया था वी, याद करो, आपने ये फॉर्मूला लिखा था, इतना लिखा था। अच्छा, अगर मैं कहूं यहाँ पर तो क्या है, v क्या है, कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है डेल्टा v कितना होगा, 0 होगा, यानी dv कितना होगा, 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq बराबर du प्लस dw होता है, dw को मैं लिख सकता हूँ pdv। अच्छा, dq बराबर du को मैंने de लिख दिया, इंटरनल एनर्जी को यहाँ E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये pdv हो गया। चूंकि ये देखो ये क्या कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, de हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में dq की जगह मैं क्या रख दूंगा, de रख दूंगा, ठीक है ना। जब इतना मैं रख दूं तो होगा क्या पता है, तो ये जो CV होगा हमारा कितना आएगा, CV विल बी इक्वल टू DE बाई कितना हो जाएगा, DE बाई DT हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन गया, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे, याद रहे, ये क्या है, DE बाई कितना, DT, समझ में आई बात। अगर मैं यही चीज इधर बात करूं, तो बताइए CP विल बी इक्वल टू कितना होगा, DQ बाई कितना हो जाएगा, DT हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो बताइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएं क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना हो जाएगा, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, du प्लस pdv, चूंकि p कांस्टेंट है तो p में चेंजिंग नहीं है, तो ये टर्म 0 नहीं होगा, यानी dq बराबर मैं लिख सकता हूं de प्लस कितना, pdv। अब क्या करते हैं, इस dq की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, इस पर रख देता हूँ, तो जो cp हमारी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, de प्लस कितना हो जाएगा, pdv बाई कितना होगा, dt हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, इतना मिल जाएगा।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो इसलिए क्या होगा, पी का टर्म 0 होगा नहीं। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। वाई? क्यों? सीवी ग्रेटर, सीपी ग्रेटर इसलिए होता है कि वर्क डन के साथ साथ कुछ हमें क्या करते हैं, ये क्या करना पड़ता है, ये कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क भी करना होता है। यानी अगर कोई सब्सटेंस है हमारा, यहाँ पर देखिए कोई सब्सटेंस है हमारा, ठीक है ना, अगर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, अगर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स कर दिया, हीट कितना भी देते जाओ, हीट कितना भी देते जाओ, ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में क्या करता जाएगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन पिस्टन को नहीं उठाएगा, इसलिए सीवी यही रहेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब कांस्टेंट प्रेशर को प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो क्या करूंगा, जब इधर हीट देता जाऊंगा, ये इंटरनल एनर्जी में तो स्टोर करेगा ही, साथ साथ पिस्टन को उठाने में भी एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा कार्य करेगा, इसलिए क्या होगा, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। ये बातें आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? तो एक्स्ट्रा उठाने में काम करता, और वैसे भी देख रहे हैं कि ये इतना एक्स्ट्रा टर्म इसमें ज्यादा दिख रहा है इससे, ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी पिस्टन को उठाने में क्या कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना होता है, इसलिए ये ग्रेटर होता है। और इसका रीजन भी है, कैसे प्रूव किया जाता है वो हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि सब थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ चुके हैं ना, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है बहुत, ठीक है ना। तो अब आइए, अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, यही बात मैं क्या करता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मैं वॉल्यूम के लिए लिखता हूं, किसके लिए बोलिए, इन सॉलिड में लिखूंगा, किसमें, इन सॉलिड में पढ़ूंगा, सॉलिड में पढ़ूं, तो इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहूं कोई हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड है, हमारे पास कोई सॉलिड में जानते हो नंबर ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे। जब इसको चार्ज दिया जाएगा, जब इसको चार्ज नहीं, क्यों क्या कहते हैं, हीट जब इसको दिया जाएगा, तो चूंकि V क्या है, कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है डेल्टा V कितना होगा, 0 होगा, यानी dV कितना होगा, 0 होगा, यानी तो चेंज इन वॉल्यूम तो नहीं होगा। आप वैसे भी जानते हैं, अगर मैं किसी गैस में थोड़ा सा भी हीट दे दूं, इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल पोजीशन बदलते रहते हैं अपना। लिक्विड में भी क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है, उसमें कितना भी क्या करते हैं, हीट दे दो, कुछ भी दे दो, अगर कोई आइडियल बॉडी की बात करें, आइडियल सॉलिड की बात करें, तो उसका जो वॉल्यूम होता है चेंज नहीं होता। अभी आप कोई पत्थर दे दिया, कह दिया जाए उसको दबाइए, क्या उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, नहीं आएगी ना। तो हम आइडियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता जिसकी वॉल्यूम क्या हो, चेंज ना हो, होता है, लेकिन मैं आइडियली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका क्या, एक मिनट, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, चेंज नहीं होगा, तो dV कितना होगा, 0 होगा। जब dV 0 होगा तो बताइए, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं, CV कितना होगा, dQ बाई कितना हो जाएगा, dt हमने लिखा था, जब लिखा था तो बताइए, तो इस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लिखा dQ बराबर dE प्लस कितना, PdV लिखा मैंने, तो ये चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया, dQ बराबर कितना है, dE आ गया। अब इसकी जगह मैं रख दूंगा, dQ की जगह मैं क्या रखूंगा, dE रखूंगा, बाई कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एट कांस्टेंट मैं ये लिख दूंगा। ये हमारा सॉलिड के लिए होगा। अगर मैं दोनों तरफ V ना लिखूं या V ना लिखूं, तो ऐसे भी लिखा जाता है, dE बाई dt, ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसे पार्शियली फॉर्मेट में लिख दें तो ये भी लिखा जाता है, CV विल बी इक्वल टू डेल E बाई डेल T।
ये सॉलिड के लिए लिखा जाता है। ये तीनों जो फार्मूले हैं, सब के सब फार्मूले क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सब क्या करेंगे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सॉलिड के लिए ही हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। तो क्या होगा, किसी सॉलिड का क्या करता है, वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज नहीं करता। वैसे भी यहाँ कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, यानी द ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनका हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वो उन्होंने क्या